नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार का शोर चरम पर पहुंच चुका है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। रैलियों के जरिए लहर बनाने की कोशिश हो रही है तो मुद्दों के आधार पर विरोधियों को घेरा जा रहा है। मतलब बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस भी चाल चल रही है, क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है और हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। नवादा में आरजेडी के दो विधायकों ने श्रवण कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवादा की आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव के समर्थन में उतर गए। दोनों विधायक मीडिया में तो अपनी बात नहीं रख रहे, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या नवादा में टूट रही है लालू प्रसाद की पार्टी? नवादा से सामने आई ये तस्वीर आरजेडी के बड़े नेताओं की नींद उड़ा सकती है। कैसे, वो देख लीजिए। नवादा से निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव का चुनावी मंच सजा है। मंच पर खुद विनोद यादव बैठे हैं और उनके बगल में बैठे हैं आरजेडी के दो विधायक। हैरान मत होइए, तस्वीर देखिए पहले। विनोद यादव की दाईं तरफ बैठी हैं ये नवादा की विधायक विभा देवी और बाईं ओर बैठे हैं रजौली से आरजेडी के विधायक प्रकाश वीर। आरजेडी के दोनों विधायकों ने न सिर्फ विनोद यादव के साथ मंच साझा किया बल्कि विनोद यादव को अपना समर्थन दे दिया। ये दोनों विधायक निर्दलीय विनोद यादव को जिताने में दिन रात एक किए हुए हैं। यही नहीं, आरजेडी प्रत्याशी को हराने की बात भी कह रहे हैं। पार्टी को झटका देकर आरजेडी के दो विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार में जुट गए हैं तो क्षेत्र के तीसरे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब हैं। चर्चा यह है कि गोविंदपुर विधानसभा से विधायक मोहम्मद कामरान भी नाराज चल रहे हैं। अब नवादा में आरजेडी विधायकों की पार्टी से नाराजगी और बगावती तेवर की वजह भी जानिए। नवादा में पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव का काफी प्रभाव है। राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को पार्टी की तरफ से नवादा से चुनाव लड़ाने का वादा किया गया था, लेकिन ऐन मौके पर श्रवण कुशवाहा को पार्टी ने टिकट दे दिया। पार्टी के फैसले से नाराज विनोद यादव ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए बगावत का बिगुल फूंक दिया और नवादा से निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। अब राजवल्लभ से नजदीकी रखने वाले विधायकों ने आरजेडी का विरोध शुरू कर दिया है और निर्दलीय विनोद यादव के पक्ष में वोट मांगना शुरू कर दिया। देखना होगा कि विधायकों की इस बगावत पर पार्टी एक्शन लेती है या विधायकों को मैनेज कर लेती है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि क्या बागी विधायक लालू का खेल बिगाड़ेंगे। साल 2004 में नवादा से आखिरी बार आरजेडी कैंडिडेट की जीत मिली थी। 2004 में आरजेडी वीरचंद्र पासवान ने जीत दर्ज कर ली थी और उसके बाद साल 2009 से 2019 तक नवादा सीट एनडीए के पास रही और इस बार नवादा सीट से बीजेपी के विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में हैं। तो आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतारा। लालू प्रसाद को पता है कि सिर्फ एमवाई समीकरण से नवादा नहीं जीत सकते और यही वजह है कि विनोद यादव की जगह श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतारा गया ताकि एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव के साथ नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण में भी सेंध लगाई जा सके। लेकिन लालू प्रसाद की ये चुनावी चाल नवादा में पार्टी के ऊपर भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पहले तो विनोद यादव ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय पर्चा भर दिया और अब पार्टी के दो विधायक निर्दलीय विनोद यादव का प्रचार भी कर रहे हैं और खुलकर विनोद यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। क्योंकि विनोद यादव राजवल्लभ यादव के भाई हैं। राजवल्लभ यादव का नवादा में आरजेडी के कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है और इसी की वजह से आरजेडी को यादव वोटों का भी नुकसान हो सकता है। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि जब जनता चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी तो किसके पक्ष में करती है। बिहार के चुनावी संग्राम में परिवारवाद पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। तेजस्वी यादव ने एनडीए का परिवारवाद गिनवाया तो सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर जोरदार निशाना साध दिया। इस देश में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है, परिवार की।
से बिहार में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी तेज होते जा रहा है। कुछ दिनों से सबसे ज्यादा बहस भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर हो रही है। पीएम की जमुई रैली के पहले तेजस्वी यादव ने एनडीए के परिवारवाद पर निशाना साधा था और अब अपनी हर रैली में तेजस्वी परिवारवाद के बहाने एनडीए के उम्मीदवारों का नाम गिनाना नहीं भूलते। जीतन राम जी परिवारवादी नहीं लग रहे हैं। उनका बेटा हो तो सब दलों के बना दिए। तब मोदी जी क्या बोले? नवादा में चले जाइए तो सीपी ठाकुर जी के बेटा विवेक ठाकुर जी, औरंगाबाद चले जाइए तो सुशील कुमार जी के बेटे आप सब लोगों को पता है कि नहीं? और जमुई में चले जाइए तो चिराग जी के जीजा जी। वो सब नहीं माना, हमने देखा। तेजस्वी यादव ने एनडीए के परिवारवाद पर निशाना साधा तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार का परिवारवाद याद दिला दिया। दूसरी तरफ आरक्षण के नाम पर कुछ लोग अपनी पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, दूसरा बेटा हरे राम कृष्णा करता है, उसको भी मंत्री बना दिया। अब सीधे सिंगापुर से एक बेटी आ गई है, सीधे। जनता का कल्याण तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है, लेकिन सीधे सिंगापुर से चुनाव लड़ाने के लिए लालू जी ने उतार दिया। दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी राज्यसभा में। तो इस देश में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती, परिवार की चिंता। चुनाव का शोर जैसे जैसे तेज होगा वैसे वैसे इस तरह के आरोपों की बौछार भी तेज होती जाएगी। और परिवारवाद पर चुनावी पॉलिटिक्स को आप भी समझिए। लोकसभा चुनाव में परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद पर निशाना साधते हैं और अपनी हर एक रैली में परिवारवाद का जिक्र जरूर करते हैं। और अब तेजस्वी यादव ने परिवारवाद का एनडीए पर निशाना साधा है और एनडीए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर परिवारवाद पर सवाल कर रहे हैं। हालांकि समझने वाली बात यह है कि पीएम ने परिवारवाद को स्पष्ट कर दिया था। पीएम ने बताया था कि एक परिवार से दो लोगों का चुनाव लड़ना परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब एक परिवार की पार्टी, यानी कि उस पार्टी में एक ही परिवार का सदस्य सबसे बड़े पद पर होगा। परिवार के बाहर किसी को सबसे बड़े पद पर जगह मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब ये कि आरजेडी में पार्टी का कंट्रोल लालू परिवार के हाथ में ही रहेगा। समाजवादी पार्टी में पार्टी का कंट्रोल मुलायम और अखिलेश परिवार के हाथ में रहेगा। डीएमके पार्टी का कंट्रोल करुणानिधि के परिवार के पास ही रहेगा और एनसीपी में पार्टी पर शरद पवार के परिवार का ही प्रभाव रहेगा। मतलब इन पार्टियों में कोई दूसरे पार्टी का सबसे बड़ा नेता नहीं बन सकता है और इसे ही परिवारवाद के तौर पर परिभाषित किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी मौसम में बिहार में रोजगार और नौकरी दिए जाने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि किसी ने कोई काम किए बगैर झूठा श्रेय लिया, तो वहीं सीएम के बयान पर तेजस्वी ने भी पलटवार कर दिया। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि क्यों बिहार में रोजगार का मुद्दा फिर से तेज हो गया है। सब काम मेरा पहले से है, एक एक काम हम करवाए हैं, झूठ मूठ के बोलते रहता है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले फिर से नौकरी और रोजगार का दावा हावी हो रहा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये कहकर सियासी पारे को गरमा दिया कि बिहार में नौकरियां उन्होंने ही दी। पहले क्या था, आरजेडी वालों ने कुछ नहीं किया। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे पटना के जेडीयू दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने। तभी नीतीश ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। पहले की सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए अपनी उपलब्धि किस तरह से नीतीश कुमार ने गिनाई, सुनिए। अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे, कहीं कोई सड़क था? याद करिए, अपने पुराने लोगों से पता करिए। अभी देखिए सब पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है। छोड़िए,
वो सब क्या किया? सारा काम हम लोगों का किया हुआ। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने सरकार बदलते ही नीतीश जी के बयान में भी बदलाव की बात करते हुए तंज कसा। सुनिए। वो क्या कहते थे कि मीडिया पे कब्जा हो गया है, अब क्या हुआ? हम जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तो बोलते थे अब आगे यही देखेगा। अच्छा काम कर रहा है, नौजवान है, नए पीढ़ी के लोग हैं, नौकरियां मिल रही है, नौकरियां हम लोग दे रहे हैं। मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में 2 महीने पहले क्या कहते थे कि ये लोग कोई काम करता है, सब तो हम कर दिए। आज क्या हो गया? तो मुख्यमंत्री जी की बात को आप लोग छोड़िए। इधर हम के नेता श्याम सुंदर शरण ने भी बिहार में बड़े पैमाने पर हुई शिक्षकों की बहाली का श्रेय नीतीश कुमार को देते हुए आरजेडी पर निशाना साधा है। है अपने परिवार के एक एक सदस्य को वो कार्यकर्ताओं की तिलांजलि देकर सदन पहुंचाना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को केवल बेवकूफ बनाते हैं। पूरे बिहार को अपराध के दलदल में धकेलने वाला कोई शख्स अगर था तो वो लालू प्रसाद जी थे। लोकसभा चुनाव में बस गिनती के ही दिन रह गए हैं। ऐसे में बिहार में नौकरी और रोजगार की बात पर जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, उससे आने वाले वक्त में वार पलटवार और भी तेज होगा। इन सब के बीच सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार ही सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सीएम हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। और नौकरी पर चुनावी दावे प्रतिदावे को समझिए। बिहार में सरकारी नौकरी का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। नौकरियों पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। तेजस्वी यादव का यह दावा है कि नौकरी तो उनकी वजह से मिली है, जबकि नीतीश कुमार का यह कहना है कि बिहार में सब कुछ हमने किया है। और नीतीश कुमार ने 2005 के पहले के वक्त को भी याद दिला दिया। और दावों की सच्चाई समझने के लिए दोनों सरकारों के समय रोजगार के आंकड़े को भी हम आपको बता देते हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप और भी आसानी से समझ पाएंगे। पहले आरजेडी सरकार के 15 साल में रोजगार के आंकड़ों को आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। 1990 से लेकर 2005 कुल मिलाकर 19,538 सिपाहियों की भर्ती हुई, जबकि 33,499 शिक्षकों की बहाली की गई। मतलब ये कि नौकरियों की ये संख्या लाख से भी कम है। और चलिए अब आपको नीतीश सरकार में रोजगार के आंकड़े दिखा देते हैं। 2005 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा यही बताता है कि 2,14,000 सिपाहियों की भर्ती हुई है। 18 साल में 5,61,000 शिक्षकों की बहाली हुई। मतलब ये कि आरजेडी के 15 साल के शासनकाल में 53,037 नौकरियां मिली कुल मिलाकर, जबकि नीतीश राज में 7,75,000 लोगों को नौकरी मिली। नीतीश कुमार का दावा है कि वो पहले से काम करते रहे हैं, आरजेडी के साथ थे तब भी नौकरियां दी गई और आरजेडी के जाने के बाद भी नौकरियां दी जा रही है। और चुनाव में जो वादा किया था वो भी पूरा करेंगे। मतलब चुनावी मौसम में नौकरियों पर दावे की होड़ लगी है और बार बार तेजस्वी यादव की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो ही बिहार की जनता का हित चाहते हैं और उन्होंने ही नौकरियां दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। दुमका लोकसभा में बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबला नजर आ रहा है। एक और बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन, उन्हें चुनौती देने के लिए ताल ठोक रहे हैं जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। यहां इस बार मुकाबला होने जा रहा है जेएमएम उम्मीदवार नलिन सोरेन और बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के बीच। सीता सोरेन और नलिन सोरेन लंबे समय से जेएमएम की राजनीति करते रहे हैं, पर इस बार हालात ऐसे बने कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोककर चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। जो भी उम्मीदवार है बीजेपी का उम्मीदवार है और सीता सोरेन की पत्नी है, तो इससे क्या है, जब युद्ध के मैदान में, चुनाव युद्ध के मैदान में अब उतरे हैं तो निश्चित रूप से उसको हराने के लिए। दुमका लोकसभा सीट जेएमएम का गढ़ मानी जाती रही है। 1989 के बाद से हुए चुनाव में दुमका से सबसे ज्यादा 6 दफा जेएमएम को जीत मिली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 बार ही जीत नसीब हो सकी।
जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन इसी सीट से 6 बार लोकसभा पहुंचे, जबकि बाबूलाल मरांडी 2 बार और सुनील सोरेन 1 बार जीते। इस बार चीर प्रतिद्वंदी बीजेपी और जेएमएम दोनों दलों ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं और दोनों दलों के उम्मीदवार ने चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा का, तो ये जो रुझान हमने देखा है अभी तक का, जो हम जामताड़ा में भी प्रोग्राम किए, दुमका में भी मेरा स्वागत हुआ, तो एक बहुत बड़ा जो है कि ये हमको सम्मान दिया गया। दुमका की जनता का फैसला क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चल जाएगा, पर इससे पहले दोनों उम्मीदवारों के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप ने राजनीतिक माहौल को बेहद दिलचस्प बना दिया है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और हमारे इस विशेष बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही चुनाव की चाल में, लेकिन इस वक्त आपको जाते जाते ये भी दिखाएंगे कि किशनगंज सीट में चुनावी इतिहास और सामाजिक समीकरण क्या कुछ है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो ये तस्वीरें भी आपने देखी कि किस प्रकार नलिन सोरेन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन देखिए, जाने से पहले आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी दे देते हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप कैसे लगातार जारी हैं और दुमका की चुनावी चाल इतनी दिलचस्प क्यों हो गई है। दुमका की चुनावी लड़ाई को समझाते हैं। दुमका को जेएमएम का गढ़ माना जाता है। 1989 के बाद से 6 बार जेएमएम का कब्जा इस पर रहा। बीजेपी को सिर्फ 3 बार ही जीत नसीब हो सकी। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन 6 बार लोकसभा पहुंचे। दुमका से बाबूलाल मरांडी 2 बार लोकसभा पहुंचे। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन 1 बार जीते। बीजेपी और जेएमएम ने अपने उम्मीदवार की अदला बदली की और दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार प्रसार काफी तेज कर दिया। इस बार बीजेपी ने सोरेन परिवार के सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा, यानी कि परिवार के जरिए ही जेएमएम के गढ़ में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश में है। तो आपने समझ लिया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे जारी है और दुमका की ये सीट इतनी खास कैसे हो गई है। और आइए अब चलते चलते अपने इस खास कार्यक्रम चुनाव की चाल तो समझिए में देख लेते हैं किशनगंज सीट का चुनावी इतिहास, जिसकी चर्चा अभी अभी हमने की थी, और सामाजिक समीकरण भी। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट या चिकन नेक के नाम से प्रसिद्ध बिहार का किशनगंज। मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज बिहार की एकमात्र लोकसभा सीट है जहां मोदी लहर में कांग्रेस चुनाव जीत गई। सीमांचल की इस सीट पर मुस्लिम वोटर ही किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत तय करते हैं। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 12,11,331 हैं, जिनमें पुरुष वोटर 6,24,524 हैं, जबकि महिला वोटर की संख्या 5,86,759 है, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर की संख्या 64 है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का सामाजिक समीकरण बिहार की बाकी सीटों से एकदम अलग है। किशनगंज में मुसलमान 70%, ओबीसी 11%, ईबीसी 6%, सामान्य 5% और एससी वर्ग के वोटर 8% हैं। यानी कि किशनगंज में सबसे बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का है। 30% में बाकी हिंदू जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा वोट ओबीसी वर्ग का है। उसके बाद एससी यानी कि अनुसूचित जाति के वोटर हैं। वैसे 2024 में किशनगंज सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और जेडीयू के मुजाहिद आलम के बीच है, लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मैदान में उतरकर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। किशनगंज की जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। पटना से बड़ी खबर, शिक्षकों की छुट्टी पर संज्ञान लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। ट्रेनिंग करने वालों को छुट्टी दी जाएगी, यानी कि ईद के दिन सभी को छुट्टी मिलेगी और रामनवमी के दिन भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से आवासीय प्रशिक्षण की कार्यक्रम में और कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नीतीश ने संज्ञान ले लिया है।
आपको बता दें कि पहले से जो तिथि रखी गई थी उसके अनुसार ईद और रामनवमी के दिन भी शिक्षकों को ट्रेनिंग लेनी थी, लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया। अब ईद के दिन शिक्षकों को छुट्टी मिलेगी और साथ ही साथ रामनवमी के दिन भी शिक्षकों के लिए स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा किसी भी तरह का बदलाव आवासीय प्रशिक्षण में नहीं किया गया है। बस 2 दिनों का बदलाव है, यानी कि 2 पर्व जो मनाए जाने हैं, ईद का पर्व और साथ ही साथ रामनवमी के दिन भी छुट्टी शिक्षकों को दी जाएगी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि पहले से ही शिक्षकों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उन्होंने ये मांग की थी कि पर्व के दिन शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं ली जाए और वैसे में इसको देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है शिक्षकों के हित में कि पर्व के दिन उन्हें स्कूल नहीं आना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।